रणवीर की बात सुनकर सागर समझ गया कि वो अर्नव को ताना मारने की कोशिश कर रहा है। ये सोचकर वो रणवीर से कहता है, तुम सही कह रहे हो। पहले तो मुझे लगा था कि सिर्फ मुझे ही कुछ जलने की बू आ रही है, पर लगता है हम दोनों को बू आ रही है। सागर और रणवीर की बात सुनकर अर्नव समझ गया था कि वो दोनों उसे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचकर अर्नव गुस्से में उन दोनों को देखते हुए कहता है, तुम दोनों बकवास करना बंद करो। इससे पहले कि मेरे हाथों तुम दोनों का खून हो जाए, मेरे दोस्त होकर तुम दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हो। लगता है तुम दोनों ने अपनी टीम बदल ली है। अर्नव की बात सुनकर रणवीर और सागर का मुंह बन गया। वो दोनों तो उसे चिढ़ा रहे थे, लेकिन अर्नव ने तो उनकी बातों को सीरियसली ले लिया। ये सोचकर सागर अर्नव से कहता है, तुम हमारी बात छोड़ो, भाभी पर ध्यान दो, इससे पहले कि यहाँ निमृत के साथ साथ कोई हमारी भाभी को भी लेकर चला जाए। सागर की बात सुनकर अर्नव जल्दी से अपनी जगह से उठा। फिर वो उन दोनों को देखते हुए कहता है, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर अर्नव सीधे प्राची के पास आकर खड़ा हो गया। प्राची की नजर पहले राम मित्तल पर थी, लेकिन जैसे ही वो अपने बगल में खड़े अर्नव को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि आज अर्नव रेड कलर का कुर्ता पहना हुआ था। ऊपर से अर्नव को पहली बार कुर्ते में देखकर प्राची की सांसें थमने लगी। एक तो वो पहली बार अर्नव को लाल कुर्ते में देख रही थी, ऊपर से इस समय वो अर्नव से नाराज भी थी। अगर वो अर्नव से नाराज नहीं होती तो वो अर्नव के साथ रूम में होती। ये सोचकर प्राची तिरछी नजरों से अर्नव को देखने लगी। अर्नव ने जब देखा कि प्राची उसे देखने की कोशिश कर रही है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कहीं न कहीं वो बहुत खुश था कि प्राची उसके इस तरीके के लुक को देखकर इम्प्रेस हो रही है। जब सागर ने उसे कुर्ता दिया था तब उसने पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे कुर्ता पहनना ज्यादा पसंद नहीं था। लेकिन जब सागर ने कहा था कि प्राची को कुर्ते पहनने वाले लड़के बहुत पसंद है, तो उसने बिना कोई सवाल किए कुर्ता पहन लिया था। आज सागर ने दूसरी बार उसकी मदद की थी। ये सोचकर वो एक नजर सागर को देखकर मुस्कुरा देता है। फिर उसने प्राची का हाथ पकड़ लिया। प्राची एक नजर अपने हाथ की तरफ देखती है जो अर्नव के हाथ में था। हालांकि वो अर्नव का हाथ हटाना चाहती थी, पर सामने लड़के वाले का पूरा परिवार उन दोनों को ही देख रहा था। ऐसे में अगर कोई भी हरकत हुई तो किसी को भी शक हो सकता है कि वो दोनों साथ नहीं हैं, और ऊपर से मीडिया वाले भी वहीं पर मौजूद थे। राम मित्तल देखते हैं सब लोग आ चुके हैं, तो वो मिस्टर गोयल से कहते हैं, मिस्टर गोयल, अब आप खुश है ना? हमारा पोता और हमारी बहू दोनों ही यहाँ पर मौजूद है। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। राम मित्तल की बात सुनकर मिस्टर गोयल मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, हमें तो शिकायत पहले भी नहीं थी, पर हम बस चाहते थे कि लड़की का बड़ा भाई उसके साथ रहे। जब लड़की का बड़ा भाई उसके साथ रहता है तो लड़की के मन में जो डर रहता है ना, वो गायब हो जाता है। आज कैसे निमृत कितनी खुश है। मुझे आपके पोते और बहू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सच में आप बहुत भाग्यशाली है जो आपको इतनी प्यारी बहू मिली है, वो भी बेटी के रूप में। सच में प्राची, बहुत सुंदर हो तुम। ये कहकर मिस्टर गोयल मुस्कुराकर प्राची को देखने लगे। मिस्टर गोयल की बात सुनकर अर्नव मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर कहता है, अंकल, आखिर बीवी किसकी है? मेरी बीवी है। सुंदर तो होगी, और सुंदर के साथ साथ ये बहुत समझदार भी है। अर्नव की बात सुनकर मिस्टर गोयल मुस्कुराते हुए कहते हैं, घर में बीवी से ज्यादा समझदार कोई होता भी नहीं है। बीवी के सामने कुछ गलत कहे तो एक रात खाना नहीं मिलेगा। ये कहकर मिस्टर गोयल अपनी पत्नी मिसेस गोयल को देखकर हंसने लगे। मिस्टर गोयल की बेतुकी बातें सुनकर उनकी पत्नी गुस्से में उन्हें देख रही थी। वहीं सारे घर वाले मिस्टर गोयल की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। सभी लोगों की हंसने की आवाज सुनकर मिसेस गोयल भी हंसने लगी। जब राम मित्तल ने देखा कि माहौल अब बहुत अच्छा हो गया है तो वो मिस्टर गोयल को देखकर कहते हैं, चलिए चलिए, शुभ मुहूर्त निकलने वाला है। अब हम जल्दी से लड़का लड़की की रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। ये कहकर राम मित्तल अनन्या को वहां आने का इशारा करते हैं। अनन्या आज गुलाबी रंग का लहंगा पहनी हुई थी। जब रणवीर ने अनन्या को इंडियन ड्रेस में देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। लास्ट टाइम वो अनन्या से उस दिन कैफे में मिला था और उसी दिन उन दोनों का झगड़ा हुआ था, और आज इतने दिन बाद अनन्या को देखकर रणवीर को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। वो एक टक अनन्या को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इतने ध्यान से अनन्या को क्यों देख रहा था। लेकिन तभी जब उसके कानों में मिस्टर गोयल की आवाज आई, तब जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर निकला।
अनन्या हाथों में रिंग की प्लेट लेकर निमृत के पास खड़ी थी। निमृत ने एक नजर अनन्या को देखा, फिर उसने उसके हाथ में रखी रिंग को अपने हाथ में ले लिया। आरव भी निमृत को देखकर बहुत खुश था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में निमृत के लिए एक सवाल था। जब से उसका रिश्ता तय हुआ है, तब से उसने कई बार निमृत से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन निमृत ने एक बार भी उससे ठीक से बात नहीं की थी। ये सोचकर वो एक नजर निमृत को देखता है, फिर उसने अनन्या के हाथ में रखी रिंग को अपने हाथों में लिया। थोड़ी ही देर में दोनों ने ही एक दूसरे को रिंग पहनाई। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई, तभी पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंज उठी। राम मित्तल बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर में दूसरी शादी होने वाली थी। अर्नव के बाद निमृत की शादी हो रही थी। ये सोचकर राम मित्तल की आंखों में आंसू थे। स्नेहा मित्तल राम मित्तल के बगल में ही खड़ी थी। जब उन्होंने देखा कैसे राम मित्तल की आंखों में आंसू आ गए हैं, तो वो उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रख कर कहती है, पापा, मैं जानती हूँ निमृत को देखकर आप उदास हो रहे हो, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए। बिना किसी तमाशे के निमृत शादी के लिए मान गई है। स्नेहा की बात सुनकर राम मित्तल अपने आंसुओं को साफ करके स्नेहा मित्तल को देखते हुए कहते हैं, तुम सही कह रही हो स्नेहा, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख है मन में। इस घर की बेटी की शादी हो रही है और निमृत के पापा यहाँ पर नहीं है। राम मित्तल की बात सुनकर स्नेहा मित्तल को महेश मित्तल की याद आ गई। हालांकि महेश मित्तल तो अभी जेल में है और 3 साल तक वो जेल से बाहर भी नहीं निकल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हर बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी की शादी को देख सके, अपनी बेटी की विदाई को देख सके, पर महेश के नसीब में ये सब नहीं था। ये सोचकर स्नेहा मित्तल मुस्कुराते हुए राम मित्तल को देखकर कहती है, आप सही कह रहे हो पापा, पर हो सकता है उनके नसीब में अनन्या की शादी देखना हो। एक बेटी की शादी नहीं देख पाए तो क्या हुआ, वो अनन्या की शादी जरूर देखेंगे। आपको तो भी खुश होना चाहिए कि हमारी निमृत इतने अच्छे घर में जा रही है। स्नेहा की बात सुनकर राम मित्तल उसे देखकर मुस्कुराने लगे। तभी सागर राम मित्तल के पास आकर कहता है, नानू, वैसे तो सब कुछ हो चुका है, क्यों न सबको खाना खाने के लिए बोल दिया जाए, वैसे भी काफी समय बीत चुका है। सागर की बात सुनकर राम मित्तल मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ हाँ जरूर, जाओ तुम सभी को खाना खाने को बोल दो। और हाँ, एक काम करना, गार्डन में मैंने एक स्पेशल सीट बुक किया है, वहां पर तुम निमृत और आरव को बैठा देना। मैं चाहता हूं वो दोनों अकेले में कुछ देर तक साथ रहे। राम मित्तल की बात सुनकर सागर वहां से चला गया। उसने वहां से जाते ही वही सब किया जो राम मित्तल ने उससे करने के लिए कहा था। थोड़ी देर बाद गार्डन में सागर के कहने पर निमृत और आरव एक दूसरे के साथ बैठकर टेबल पर रखे खाने को देख रहे थे। टेबल पर खाना रखा था, पर आरव ने कुछ नहीं खाया था और निमृत भी कुछ नहीं खा रही थी। जब आरव ने देखा निमृत बस चुपचाप बैठी है, तो उसने निमृत के हाथ को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही आरव ने निमृत के हाथ को पकड़ा, निमृत गुस्से में अपना हाथ पीछे खींचकर आरव को देखने लगी। निमृत की इस हरकत को देखकर आरव हैरान होकर निमृत को देख रहा था, लेकिन दूसरे ही पल आरव समझ गया कि उसके छूने की वजह से निमृत गुस्सा हो चुकी है। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली। फिर वो निमृत को देखते हुए कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका सही सही जवाब देना। क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो? क्या तुम किसी के कहने पर ये शादी कर रही हो, या फिर किसी ने तुम्हें फोर्स किया है शादी करने के लिए? मुझे इन सारे सवालों का जवाब चाहिए। ये कहकर आरव निमृत को एकटक देखता रहा। आरव की बात सुनकर निमृत उसे देखते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, लेकिन अब जब मेरी शादी तय हो चुकी है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप मुझे टच मत कीजिएगा। निमृत की बात सुनकर आरव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए निमृत को देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ ये शादी बहुत जल्दी हो रही है, हमें एक दूसरे को जानने का मौका भी नहीं मिला, पर कोई बात नहीं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं आपको टच नहीं करूंगा। जिस दिन आपको लगे कि मैं आपको टच कर सकता हूँ, उस दिन आप मुझे खुलकर बता सकती हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक आप नहीं चाहेंगी तब तक मैं आपको टच नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ रहे तो पूरा कंफर्टेबल होकर रहें, ना कि किसी के कहने पर जबरदस्ती मेरे साथ रहे। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है,
शादी के बाद मेरे मम्मी पापा को दुखी मत कीजिएगा। ये कहकर आरव एक नजर निमृत को देखता है, फिर वो वहां से उठकर चला गया। आरव को जाते देखकर निमृत गहरी सांस लेकर टेबल पर रखे खाने को देख रही थी। उसके मन में अभी कई सारे सवाल थे, लेकिन उसके एक भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। इधर प्राची जो ठीक निमृत के कुछ ही दूरी पर बैठकर उसे ही देख रही थी, जब उसने देखा कि किस तरह से निमृत ने आरव के छूने पर रिएक्ट किया तो वो हैरान रह गई। कहीं न कहीं प्राची को लगता था कि निमृत इस शादी से खुश है, लेकिन निमृत की इस हरकत को देखने के बाद प्राची को यकीन हो गया था कि निमृत ये शादी नहीं करना चाहती। शायद वो परिवार की खुशी के लिए शादी कर रही है। ये सोचकर प्राची अपनी जगह से उठकर निमृत के पास चली गई। निमृत के पास आकर वो उसके पास बैठते हुए कहती है, क्या हुआ निमृत, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारी सगाई हो गई है। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? प्राची की बात सुनकर निमृत अपने ख्यालों से बाहर निकल गई। वो नोटिस करती है कि प्राची उसे देख रही है और उससे सवाल पूछ रही है। ये सोचकर निमृत हल्का सा मुस्कुराई, फिर वो प्राची को देखते हुए कहती है, बस थोड़ा सा परेशान हूँ, ये सोचकर कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरी माँ अकेली ना हो जाए। वैसे तो मैं जानती हूँ कि मेरा परिवार उनके साथ है, पर कहीं ना कहीं मुझे एक डर सता रहा है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।